विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो आइए अपने एनसीईआरटी को कवर करें। You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. For parallel reflecting surfaces, as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral faces is called the angle of the prism. Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. तो यहाँ लिखा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी आज से पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन होता था, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता था वो पैरेलल होता था। तो इस केस में जो इमर्जेंट रे था वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता था, जबकि ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो लैटरली डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। लाइट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कोई ट्रांसपेरेंट प्रिज्म हमारा है तो उस ट्रांसपेरेंट प्रिज्म के थ्रू किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो हम सबसे पहले एक ग्लास का प्रिज्म को जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है उसको कंसिडर करेंगे। इस ग्लास प्रिज्म में जो ग्लास प्रिज्म होता है इसके दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस होता है। ये जो सरफेसेस होते हैं ये एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं और इनके बीच जो एंगल बनता है दो लैटरल फेसेस के बीच में उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। अब इसके लिए हमारे पास में एक एक्टिविटी है, इसे परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 10.1 यहाँ लिखा है फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स. Place a glass prism on it in such a way that it reset on its triangular base. Trace the outline of the prism using a pencil. Draw a straight line PE inclined to one of the refracting surfaces, say AB, of the prism. Fix 2 pins, say at points P and Q, on the line PE as shown in figure 10.4. Look for the images of the pins fixed at P and Q through the other face AC. Fix 2 more pins at points R and S such that the pins at R and S and the images of the pins at P and Q lie on the same straight line. Remove the pins and the glass prism. The line PE meets the boundary of the prism at point E. Similarly, join the joint and produce the points R and S. Let these lines meet the boundary of the prism at E and F respectively. Joint E and F. Draw perpendiculars to the refracting surfaces AB and AC of the prism at points E and F respectively. Mark the angle of incidence angle I to the angle of refraction as angle R and the angle of emergence as angle E as shown in figure. तो ये हमारा फिगर है 10.4। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अभी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले एक वाइट पेपर का एक शीट लेना है और इसको जो है ड्राइंग बोर्ड का यूज़ करते हुए इस पर ड्राइंग पिन का उसको फिक्स करना है ड्राइंग पिन के हेल्प से। और उसके बाद में उस पर ग्लास प्रिज्म को इस तरह से रीसेट करना है कि जो उसका जो ट्रायंगुलर बेस को अच्छे तरह से उसको रीसेट करना है। और उसके बाद में रीसेट करने के बाद वो जो बेस है उसका पेंसिल के हेल्प से उसके आउटलाइन को हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन PE को ड्रॉ करेंगे जो कि इंक्लाइन करेगा एक उसके जो प्रिज्म है उसके एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंक्लाइन करेगा और उस लाइन का नाम दिया गया है AB।
जो कि हम आगे डायग्राम में देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 2 पिन को फिक्स करना है, जिसका नाम है एक पॉइंट P पे, एक दूसरा है Q पे, और ये जो है PE लाइन है उस पर हम फिक्स करेंगे, जैसा कि हमारे पास में डायग्राम में दिखाया गया है। ये है P और ये है Q, इस पर हमने पिन को फिक्स किया है। और ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म का सबसे पहले हम लोग आउटलाइन ड्रॉ किए थे, इसके बाद में एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, और इस लाइन पर हमने 2 पिन को पॉइंट किया है, P और Q। आगे क्या लिखा हुआ था, P and Q at P या शोन इन फिगर। उसके बाद में इमेज को देखना है, पिन को जहाँ पर हमने इंसर्ट किया था वहाँ पर P और Q पॉइंट पर हमने पिन को इंसर्ट किया था, उसको दूसरे फेस जो प्रिज्म है उसके दूसरे साइड से उस पिन को हम देखेंगे। तो ये हमारा प्रिज्म है, और इसको हम इस साइड से ना देख करके इस साइड से हम देखेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे, ये P और Q पॉइंट को देखेंगे। तो क्या होगा, लुक एट द इमेज ऑफ पिन्स P एंड Q। इमेज को हमने देखा, फिक्स द 2 मोर पिन। उसके बाद में 2 और पिन को हम लोग इंसर्ट करेंगे जो R और S पॉइंट है। तो इमेज जो बनेगा, इसके लिए हमारा जैसे कि हमारे पास में ये था, 2 पिन हमने यहाँ पर यहाँ पर इंसर्ट किया था। इसके बाद इसको जब हम इस साइड से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। तो ये Q का इमेज R पर आपको दिखाई देगा, P का इमेज S पर दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ पर इमेज आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पर फिर से हम पिन को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक पिन प्लेस होगा, दूसरा पिन S यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो P का हमारा इमेज का काम कर रहा है। 2 पिन को हमने प्लेस किया है। तो हमने यहाँ तक देखा कि PQ का इमेज हमने R और S यहाँ पर प्लेस किया है, इमेज हमने फाइंड किया है। उसके बाद में पिन को रिमूव करेंगे ग्लास पिन से, जो भी ग्लास प्रिज्म है वहाँ पर से हम पिन को जो था उसको रिमूव करेंगे, प्रिज्म को हटाएंगे वहाँ से। उसके बाद जो लाइंस है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, पूरे के पूरे सरफेस को ड्रॉ करेंगे। और जो परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है AC और AB को उसको E और F पॉइंट से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग जैसे ये जब आप हटाएंगे प्रिज्म तो इस तरह का लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्वाइनिंग के बाद में इस तरह का लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो एरिया है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया। ये जो लाइन आपको दिख रहा है N डैश, ये इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ पर इस लाइन के साथ में ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और ये जो लाइन है इसके साथ में यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। और ये जो है हमारा जो लाइट, अगर हमारा मतलब जनरल रहता तो लाइट को इस तरह से पास करना चाहिए था, इस तरह से ना पास करके लाइट बेंड कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ये जो D दिख रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ये P और E क्या है, PE हमारा इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे पर हमने 2 पिन को प्लेस किया था। नेक्स्ट है EF क्या है, EF हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, E और F हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। नेक्स्ट है FS क्या है हमारा, FS हमारा हो जाएगा इमर्जेंट रे। डायग्राम में F और S जो है हमारा इमर्जेंट रे है। उसी तरह से एंगल A जो है हमारा प्रिज्म का एंगल है, ये वाला जो एंगल A दिख रहा है ये प्रिज्म का एंगल है। एंगल I हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल E एंगल ऑफ इमर्जेंस, और D हमारा एंगल D है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिज्म के रेक्टेंगुलर जो ग्लास प्रिज्म है, ट्रायंगुलर जो ग्लास प्रिज्म है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन को यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ लिखा है हियर PE इज़ द इंसिडेंट रे। तो जो ऑलरेडी मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर PE इंसिडेंट रे है, EF इज़ द रिफ्रैक्टेड रे एंड FS इज़ द इमर्जेंट रे। You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो फर्स्ट सरफेस है AB का, तो यहाँ पर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है। जो एयर है ये रेयरर मीडियम है और जो प्रिज्म है ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ में एंटर कर रहा है। You may note that a ray of light entering from air to glass at first surface AB, the light ray on refraction has bent towards the normal। तो रेयर से डेंसर में गया तो यहाँ पर जब डेंस में जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ में बेंड कर रहा है। ये नॉर्मल लाइन है, इस तरह इस जगह पर ये बेंड किया।
एट द सेकेंड सरफेस AC, दूसरा सरफेस हमारा ये AC है, तो यहाँ पर क्या होगा, द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो इस केस में ये जो लाइट रे है ये ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसी वजह से ये नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये हमारे लिए नॉर्मल का काम किया है, तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, ये इस साइड ना जा करके नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्योंकि डेंस से रेयरर मीडियम में गया है, तो ये नॉर्मल से अवे जाता है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, तो यहाँ पर कंपेयर करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में यहाँ कंपैरिजन करना है। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन अ ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब में जिस तरह से बेंडिंग हो रहा था, क्या प्रिज्म में भी इसी तरह से बेंडिंग हो रही है। द पिक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर दिस एंगल इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पर इमर्जेंट रे का बेंडिंग जो हमारे इंसिडेंट रे के साथ में है, उस डायरेक्शन में जो बेंडिंग हो रहा है उसको दिखाया गया है, और ये जो बेंडिंग हो रही है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जो डी से हमारे डायग्राम में दिख रहा है। तो इन दिस केस एंगल डी इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, वही लिखा है कि यहाँ पर एंगल डी जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट, तो यहाँ पर मार्क करना है और उसके बाद उसका मेजरमेंट लेना है। नाउ सेकेंड टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है वो देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो। How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surfaces of a glass prism show exciting phenomena. Let us find out through an activity. तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में कैसे होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे पास जो रेनबो होता है, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो वाइट लाइट जो सन का होता है उसमें बहुत सारे रेनबो जब बनता है तो वो बहुत सारे कलर में कैसे आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक एक्टिविटी है, इसको देखेंगे। एक्टिविटी 10.2, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल, तो एक कार्डबोर्ड लेना है और उसमें एक मिडिल में उसमें एक होल करना है, पतला सा होल करना है। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। उसके बाद यहाँ से सनलाइट को उस नैरो स्लिट से पास होने के लिए अलाउ करना है, तो यहाँ पर एक नैरो बीम दिखेगा वाइट लाइट का। नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस एज शोन इन फिगर। इसके बाद में एक ग्लास प्रिज्म लेना है और उसमें से जो लाइट है उससे उस स्लिट से जो लाइट होगी उससे पास होते हुए उस पर फॉल करवानी है आपको प्रिज्म पर। टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन द नियर बाय स्क्रीन, तो प्रिज्म को धीरे धीरे आपको स्लो वे में धीरे धीरे आपको टर्न करना है जब तक कि उसका जो इमेज है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई ना पड़े। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स। व्हाई डज दिस हैपन? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखोगे कि आपको बहुत सारे कलर्स का एक बैंड दिखाई पड़ेगा, तो ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से वाइट लाइट जो था ये पास हो रहा है, तो पास होने के बाद में इस तरह से आपको कलर का एक बैंड दिखाई पड़ेगा। जैसे ही इस प्रिज्म से पास होगा तो इस तरह से कलर्स के बैंड दिखाई पड़ेंगे। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, तो जो प्रिज्म है वहाँ से जब लाइट पास हुआ तो इंसिडेंट लाइट जो है वो स्प्लिट कर गया। जो स्प्लिट होने के बाद में ये जो कलर का बैंड दिख रहा है, इस तरह से बैंड्स आपको दिखने के लिए मिलेंगे। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड, तो कलर बैंड के दोनों एंड्स पर कौन कौन से कलर आपको दिख रहे हैं एंड पर, वो आपको नोट करना है। तो एक एंड पर आपको विप्योर दिख रहा है, दूसरे पर रेड दिख रहा है।
वॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कलर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जो आप कलर देख रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है। द वेरियस कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन फिगर। तो जो डिफरेंट कलर्स हैं उनमें कौन कौन से कलर हैं। वॉयलेट है जो सबसे यहाँ पर ब्लू, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर टाइप में एकदम प्रिज्म के पास में, सबसे पहले वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सीक्वेंस में आपको, ये जो बैंड है हमेशा इसी सीक्वेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। द एक्रोनिम विबग्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। तो कलर के सीक्वेंस को आपको याद करने के लिए एक एक्रोनिम दिया गया है विबग्योर। तो विबग्योर वर्ड को अगर आप याद रखेंगे तो इजीली आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस में कौन सा कलर है। तो विबग्योर का मतलब क्या होगा। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इस तरह से आपको विबग्योर वर्ड याद रखेंगे तो पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। यू आगे लिखा है द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये जो बैंड का फॉर्मेशन हुआ इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली। तो आप ये जो कलर्स हैं उसको आप सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। यू sometimes make each color distinct from each other. The splitting of light into its component colors is called dispersion. तो कभी कभी आप जो है ये डिस्टिंक्ट कलर में, हर एक कलर को आप डिस्टिंक्ट वे में देख सकते हैं। और ये जो वाइट लाइट है इसका जो स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिट करने का जो ये फिनोमेना है, इसको कलर्स में, इसको इस मतलब अपने जो कलर कंपोनेंट है इसमें जब वाइट लाइट स्प्लिट करता है तो इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहा जाता है। You have seen that white light is dispersed into its 7 color components by a prism. तो जब white light को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो उसके 7 कलर कंपोनेंट में डिस्पर्स हो जाता है। यू डू वाई डू वी गेट दीज कलर्स। तो हम ऐसे कलर्स क्यों देखते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। तो जो डिफरेंट लाइट होते हैं उसका डिफरेंट एंगल होता है। जो भी इंसिडेंट रे हुआ उसके रिस्पेक्ट में उसका एंगल अलग अलग होता है। जब वो इसी वजह से वो जो आपको कलर का जो पैटर्न दिख रहा था, एक नीचे दिख रहा था फिर थोड़ा डिस्टेंस पे दिख रहा था, तो उस तरह का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट लाइट मोस्ट। तो यहाँ पर लिखा है कि रेड लाइट जो है जब वो बेंड करता है तो सबसे लीस्ट वे में बेंड करता है, जबकि वॉयलेट लाइट मोस्टली वे जो है वो बेंड करता है। Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. तो यहाँ पर लिखा है कि जो कलर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में इमर्ज करता है और इस वजह से ये डिस्टिंक्ट हो जाता है। ये जो बैंड है ये डिस्टिंक्ट कलर्स के हम स्पेक्ट्रम के थ्रू देख पाते हैं। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. तो सनलाइट के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए जो न्यूटन थे उन्होंने सबसे पहले ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. तो उन्होंने ये जो स्प्लिटिंग था कलर्स का स्पेक्ट्रम के थ्रू, जो स्प्लिटिंग वाइट लाइट का दिख रहा था, इसको दूसरे प्रिज्म के थ्रू उन्होंने देखा। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वहाँ पर उन्होंने कोई भी कलर नहीं देखा। ही देन प्लेस्ड अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म एज शोन इन फिगर। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा प्रिज्म को इन्वर्टेड वे में रख दिया ये वाइट लाइट के में, जैसे कि ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये एक प्रिज्म है, ये पहला प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट को इन्होंने पास किया। पास करने के बाद में इन्होंने इस तरह का बैंड आपको दिखा सबसे पहले। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि दूसरा प्रिज्म को उल्टा करके इन्होंने रख दिया। उल्टा करके रखा तो ये जो बैंड आपको लाइट का दिख रहा था ये जब सेकंड प्रिज्म से पास किया तो ये वापस क्या हो गया, वाइट लाइट आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिला। 7 कलर यहाँ पर दिखना चाहिए था पर 7 कलर ना दिख करके वापस में यहाँ पर वाइट लाइट स्क्रीन पर देखने के लिए मिला। यहाँ लिखा है इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स।
अच्छा यहाँ पढ़ते हैं हम, दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म। तो यहाँ पर जो अभी जैसा बताया कि जो 7 कलर्स थे, फिर सेकेंड प्रिज्म से वो जो 7 कलर्स थे उसको पास करवाया गया। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। वही लिखा है कि दूसरे साइड में वाइट लाइट देखने के लिए मिला। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन था, इससे न्यूटन को ये आइडिया लगा कि सनलाइट जो है ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, 7 कलर से बनने से मिला है। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light। तो कोई भी लाइट जो कि स्पेक्ट्रम के थ्रू सिमिलर वे में पास होता है, तो उसको सनलाइट को जो पास कराएंगे तो वो जो दोबारा पास कराएंगे तो वाइट लाइट का फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा। रेनबो, अब रेनबो के बारे में देख रहे हैं। रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। तो जब बारिश होती है तो बारिश के बाद में एक रेनबो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि हमें स्काई में देखने के लिए मिलता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हमें रेनबो का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अ रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन। तो रेनबो का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करते हैं। हर एक वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह काम करता है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। तो ये जो हमारा जो ड्रॉपलेट था वो प्रिज्म की तरह से काम किया। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वहाँ पर लाइट जब उसमें जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को, फिर उसको डिस्पर्स करेगा। जो इंसिडेंट सन लाइट था उसको उसका डिस्पर्जन होगा, यानी कि 7 कलर्स में वो दिखाई दिया। एंड देन रिफ्लेक्ट होगा, इंटरनली जो है रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा, दोबारा वो रिफ्रैक्ट करेगा। जो रेन ड्रॉप होगा उससे बाहर आपको दिखाई पड़ेगा, बाहर आते हुए दिखाई पड़ेगा। और ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट and internal reflection, different colors reach the observer's eye। तो ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ और साथ में इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पर जो हमारे जो भी ऑब्जर्वर है उसकी आई पर डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट में यहाँ पर सबसे पहले डिस्पर्जन हो रहा है, तो इसके बाद में इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली यहाँ से जो हमें 7 कलर्स रेन ड्रॉप का देखने के लिए मिलता है। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you। तो आप जो है रेनबो का फॉर्मेशन सनी डे में भी देख सकते हैं, जबकि आपका जो स्काई है, स्काई से जो सनलाइट आएगा वाटरफॉल के पास में आप जा कर के देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सनलाइट देखने के लिए मिलेगा, सन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सन के जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आप वहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यू माइट हैव ऑब्जर्व द एपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। The air just above the fire become hotter than the air further up. The hotter air is lighter than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical conditions of the refracting medium are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is a similar phenomena on a much larger scale. Let us see how we can explain it। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा
एक रैंडम वेवरिंग या फिर फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का फ्लिकरिंग को आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब एक टर्बुलेंट स्ट्रीम किसी हॉट एयर का आता है, मतलब रेडिएटर के थ्रू जब हॉट एयर का टर्बुलेंट स्ट्रीम होगा तो आप वहाँ पर रैंडम वेवरिंग को आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा हॉटर एयर जो है वो जस्ट हमारा जो फायर होता है वहाँ से अपर डायरेक्शन में आते हुए दिखता है। तो यहाँ पर जो हॉटर एयर है वो ऊपर की डायरेक्शन में क्यों दिखता है, क्योंकि वो लाइट होता है और इस वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कूल एयर से ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कूलर एयर से थोड़ा कम होता है। और क्योंकि ये जो फिज़िकल कंडीशन होता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, यहाँ ये स्टेशनरी नहीं होता है, ये जो अपरेंट पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, इसे हॉट एयर के थ्रू आप देख सकते हैं और ये फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई पड़ेगा। ये जो वेवरिंग है इसके बारे में ये लिखा है कि ये वेवरिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। एक छोटे से पैमाने पर लोकल एनवायरनमेंट में इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बताया गया है कि ये जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर इसी फिनोमेना को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है इसको देखते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है कि स्टार लाइट जो होता है उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इस वजह से हम लोग स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देख पाते हैं। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कॉन्टीन्यूसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। तो जो स्टार लाइट होता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो इसमें कॉन्टीन्यूसली रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। अर्थ पर आने से पहले कॉन्टीन्यूसली रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो मीडियम में होता है वो क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर ग्रेजुअली चेंज होते रहता है, इस वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार लाइट towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। तो क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर जो बेंडिंग होता है स्टार लाइट का, ये नॉर्मल की तरफ में बेंडिंग होता है और इसी वजह से जो अपरेंट पोजीशन है स्टार का वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन। तो यहाँ पर जो स्टार होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है अपने एक्चुअल पोजीशन से जब उसको हॉराइजन के नियर से देखा जाता है। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly, since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary, as was the case इन द प्रीवियस पैराग्राफ। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो अपरेंट पोजीशन होता है स्टार का वो स्टेशनरी नहीं होता है, वो जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो स्टेशनरी नहीं है, उसका जो फिज़िकल कंडीशन है वो चेंज होते रहता है। और जैसा कि मतलब इसके बारे में हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में देखा है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दैट अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट। अब क्यों लिखा है कि हमारा जो स्टार है वो बहुत ही दूर है, हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे कंपेयर करें तो एकदम ये पॉइंट साइज का होता है। एज द पाथ ऑफ रेस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter at the some other time fainter, which is the twinkling effect। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रेस का जो पाथ है जो स्टार से आता है वो थोड़ा थोड़ा वैरी करता है, उसका जो स्टार का एक्चुअल जो अपरेंट पोजीशन होता है वहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ स्टार लाइट जो है हमारी आइस पर एंटर किया है वो फ्लिकर करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टार है कभी कभी ब्राइट, इस वजह से कभी कभी ब्राइट स्टार दिखाई पड़ेगा, कभी कभी जो फेंट दिखाई पड़ेगा, इस वजह से ये जो ट्विंकलिंग इफेक्ट हम देख पाते हैं।
वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठा है कि प्लैनेट जो है जब स्टार ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। तो यहाँ पर लिखा है जो प्लैनेट है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं और इस वजह से ये एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करते हैं। इफ़ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point side sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लैनेट को एक पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट का कलेक्शन हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर जो टोटल वेरिएशन होता है, जितने अमाउंट में सनलाइट हमारी आइज़ पर इंटर करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन पर, उसको हम पॉइंट साइड में अगर पॉइंट साइज में कंसिडर कर दें तो ये जो यहाँ पर जो ट्विंकलिंग है उसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से ये जो है हमारा जो प्लैनेट्स है वे ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो सनराइज से पहले जो है हमारा जो स्काई है वो रेड दिखता है और सनसेट के टाइम भी 2 मिनट तक थोड़ा सा रेड दिखता है। ऐसा क्यों होता है। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि जो जो सन होता है वो जो एक्चुअल सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें विजिबल हो जाता है और जब सनसेट होता है तो सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें ये दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉराइजन बाय द सन। तो यहाँ पर अब एक्चुअल सनराइज का मतलब हुआ कि एक्चुअल जो क्रॉसिंग होता है हॉराइजन का, मतलब सन एक्चुअली जो हॉराइजन को क्रॉस करता है उसमें जो टाइम लग रहा है उसको एक्चुअल सनराइज कहा जाता है। जब हॉराइजन को क्रॉस कर लेगा तो एक्चुअल सनराइज कहा जाएगा। फिगर 10.10 shows the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon। तो यहाँ पर ये हॉराइजन है आपका और हॉराइजन से यहाँ पर एक्चुअल सनराइज होगा और एक एपरेंट सनराइज होगा। तो एक्चुअल यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक इसका एक्चुअल हॉराइजन से जब यहाँ पर एक्चुअली सन है लेकिन यहाँ पर ये एपरेंट पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन सन का दिख रहा है, ये एपरेंट पोजीशन आपका यहाँ पर दिखाया गया है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपरेंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट। तो यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है एक्चुअल सनसेट और एपरेंट सनसेट का यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है वो 2 मिनट है। द एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। तो यहाँ पर जो फ्लैटनिंग अर्थ जो है डिस्क से आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लैट दिखाई पड़ता है सनराइज और सनसेट के टाइम। तो ये भी हमारा जो है ये इसी फिनोमेना की वजह से दिखाई पड़ता है। आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। The interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. The path of a beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. तो क्या लिखा है, जो भी यहाँ पर इंटरप्ले लाइट का जब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेक्टिकुलर फिनोमेना नेचर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू दिखाई पड़ता है। वाटर के बारे में बात करें तो डीप सी में जब जाएगा तो वहाँ पर उसका कलर दिखाई पड़ेगा।
सनराइज़ और सनसेट के टाइम में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर रेडनिंग इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये सब कुछ फिनोमेना है जिसके बारे में हम यहाँ पर आगे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में भी हम लोग किस तरह से लाइट का स्कैटरिंग होता है हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर कोई भी बीम लाइट का जब पास करता है किसी भी ट्रू सॉल्यूशन से जो कि विजिबल नहीं हो, तो वो जो है वहाँ पर उस केस में विजिबल नहीं होता। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो पाथ की बात करें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब किसी भी लाइट रे को हम लोग पास करते हैं तो वहाँ पर वो विजिबल होता है, और यहाँ पर जो उसका साइज़ होता है पार्टिकल के कंपैरिजन में रिलेटिवली वो लार्ज होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है माइन्यूट पार्टिकल का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें इस पार्टिकल में क्या क्या प्रेजेंट है? स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल है और एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. तो जब बीम ऑफ लाइट जो है इस तरह के फाइन पार्टिकल्स से टकराता है तो ये जो पाथ होता है बीम का वो विजिबल हो जाता है। The light reaches us after being reflected, diffusing by these particles. तो यहाँ पर जो लाइट है हमारे तक जो पार्टिकल्स से टकराने के बाद यहाँ डिफ्यूज़न होता है और हम उसको देख पाते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो ये जो फिनोमेना है लाइट के स्कैटरिंग का जब कोलॉइडल पार्टिकल से वो पास करता है तो ये जो फिनोमेना है इसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। दिस फिनोमेना इज सीन when a fine beam of sunlight enters a smoke filled room through a small hole। तो यहाँ टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया गया कि ये जो फिनोमेना है ये एक छोटा सा सनलाइट का बीम आपको दिखाई पड़ेगा जब एक छोटा सा होल से उसको जब पास कराया जाता है रूम में तो वहाँ पर वो स्मोक की तरह दिखाई पड़ता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फिनोमेना है स्कैटरिंग वहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। तो लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से जब लाइट टकराएगा तो वो स्कैटरिंग वहाँ से होगा और इस वजह से पार्टिकल्स को आप देख पाते हैं। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets in the mist scatter light. तो Tyndall effect को आप जो dense forest के canopy पे भी देख पाते हैं जहाँ पर tiny droplets जो है मिस्ट में जो मिस्ट मतलब यानी कि जो धुंध वगैरह होती है तो वहाँ पर स्कैटर होता है और आप वहाँ से लाइट के में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको देख पाते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स। If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. तो यहाँ पर कलर बताया जा रहा है कि लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, साइज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल से टकराने के बाद उसके किस तरह से वो स्कैटर कर रहा है। तो अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल जो होगा लाइट का तो वहाँ से जब टकराएगा तो यहाँ पर मेनली जो है ब्लू लाइट जो है वहाँ पर से दिखलाई पड़ेगा। और अगर लार्जर साइज़ का कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट इसका अगर टकराती है तो यहाँ पर उसका जो वेवलेंथ है वो लार्ज होता है और ब्लू कलर का वेवलेंथ मेनली लार्ज होता है तो ब्लू कलर आपको स्कैटर होते हुए दिखाई पड़ेगा। द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ लार्ज इनफ दैन द स्कैटर्ड लाइट में अपीयर वाइट। आगे लिखा है वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई क्लियर स्काई ब्लू। तो क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट के कंपैरिजन में इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वेवलेंथ उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। These are more effective in scattering of
light of shorter wavelength at the blue end and then light of longer wavelength at the red end। तो यहाँ पर ब्लू और रेड एंड के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर एक का वेवलेंथ शॉर्टर होता है, दूसरे का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट के कंपैरिजन में रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो जो है 1.8 टाइम्स ग्रेटर होता है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जब सनलाइट पास करता है एटमॉस्फेयर से तो फाइन पार्टिकल जो एयर में होता है तो वहाँ पर जो रेड कलर के कंपैरिजन में ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर करता है, क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो कम होता है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आर आई। तो यहाँ पर जो ब्लू लाइट स्कैटर करता है तो वो हमारी आंखों तक पहुँचता है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन सीन एनी स्कैटरिंग। तो अर्थ में अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम किसी तरह की स्कैटरिंग नहीं देख पाएंगे। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। तो इस केस में जो स्काई है वो डार्क दिखाई पड़ेगा। द स्काई अपीयर्स डार्क to passengers flying at very high altitude as scattering is not prominent at such heights। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्काई है वो डार्क दिखाई पड़ेगा वैसे पैसेंजर्स के लिए जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्कैटरिंग जो है वो एक हाइट पर स्कैटरिंग जो है वो प्रोमिनेंट वे में नहीं होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल्स लाइट आर रेड इन कलर। डू यू नो वाई? तो आपने देखा होगा कि डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो लाइट के वो रेड कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? द रेड इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो रेड कलर होता है अगर किसी तरह का एटमॉस्फेयर में फॉग हो या स्मोक हो, कोहरा या धुंध छाया हुआ हो, तो वहाँ पर इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो काफ़ी कम होती है। इसी वजह से चाहे आप इसको कितने भी दूर से देख लो, हमेशा इसका जो कलर है वो हमेशा क्लियर वे में रेड ही दिखाई पड़ेगा। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। The ability of the eye to focus on both near and distant objects by adjusting its focal length is called accommodation of the eye। तो हमारी जो आई होती है, आई की एबिलिटी होती है, किस चीज़ की एबिलिटी? फोकस करने की। क्या फोकस करने की? नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बीच को फोकस करने की। कैसे फोकस करेगा? अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके जब फोकस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो ये एबिलिटी जो है, इस एबिलिटी को एकोमोडेशन कहा जाता है, आई का एकोमोडेशन कहलाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई और द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी आई बिना किसी स्ट्रेन के जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को कवर कर पाती है उसको उस आई का नियर पॉइंट कहा जाता है या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न कहा जाता है। एक यंग अडल्ट की बात करें तो उसका नॉर्मल विज़न कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। The common refractive defects of vision include myopia, hypermetropia, and presbyopia. Myopia or short-sightedness, the image of distant object is focused before the retina, is corrected by using a concave lens of suitable power. Hypermetropia or far-sightedness, the image of nearby object is focused beyond the retina, is corrected by using a convex lens of suitable power. The eye loses its power of accommodation at old age। तो यहाँ पर लिखा है कि कॉमन जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विज़न होता है वो कौन कौन से हैं? मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेसबायोपिया है। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, जिसमें कि इमेज जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कनकेव लेंस का, सुटेबल पावर का कनकेव लेंस का यूज़ करके हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो है इमेज जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट का
वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। और इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस, सुटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में लिखा है कि जो आई है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन, जब ओल्ड एज में लोग पहुंचने लगते हैं तो वहाँ पर आई जो है अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो लूज़ करने लगता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? वाइट लाइट का स्प्लिटिंग अपने जो 7 कलर्स है उसमें जब स्प्लिट करता है तो ये फिनोमेना डिस्पर्जन कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? लाइट के स्कैटरिंग की वजह से स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।